जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे, माता पिता के साथ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम जानेंगे क्लास 10 बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम। जो भी बच्चे क्लास 9 से क्लास 10 में आए हैं उनके लिए आज हम बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे, यानी कि जीव विज्ञान में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, चैप्टर के मतलब चैप्टर के क्या क्या नाम हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे और हमारे एग्ज़ाम में कितने अंक के प्रश्न आते हैं बायोलॉजी से, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले गणेश भगवान, सरस्वती माता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और हम जानते हैं, और इसी पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि कहते हैं असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कि कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चैप्टर के नाम, ठीक ना। उससे पहले जान लेते हैं क्लास 10 में आते हैं वो कितने पूरा मिलाकर जानते हैं कि कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं। आपका मैट्रिक यानी कि मैट्रिक एग्जाम में जो वो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। मायने क्यों रखता है? क्योंकि जो हम एग्ज़ाम देते हैं स्कूल सब में, उसका मतलब कि मार्कशीट नहीं बनता और इसका लगभग में यूज बहुत कम हिसाब से होता है। लेकिन जब आप 10th क्लास में आते हैं तो उस जो मतलब कि मार्कशीट बनता है, जो आप पढ़े होते हैं पूरे साल, उसका दिया जाता है। यानी कि आप कितने, हिंदी में समझिए तो आप कितने पानी में हैं, यानी कि आपने कितनी मेहनत की है और अपने जो भी आपको दायित्व दिया गया था उसका अपना निर्वहन किस प्रकार से किया है, ठीक ना। इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपके क्लास 10th में कितने सब्जेक्ट होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट आता है आपका साइंस ले लीजिए, दूसरा मैथ हो गया, तीसरा आपका सोशल साइंस, चौथा आपका एक संस्कृत ले लीजिए और एक हिंदी, और छठा आपका इंग्लिश। इंग्लिश को आप अनिवार्य नहीं, मतलब कि एडिशनल में रख सकते हैं इंग्लिश, लेकिन तभी प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं वे नहीं चलते हैं। यानी कि जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 600 के एग्ज़ाम में तो आपको 500 के अंक लाने होते हैं। इंग्लिश में आपको 30 नंबर यानी कि पास करना जरूरी होता है। तो सब जो 5 सब्जेक्ट है उसमें आपको 100 अंक के लाने होते हैं, जिसमें आप 30 अंक भी सभी में लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन एक बढ़िया स्टूडेंट के लिए 100 में या 95 में आना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक ना। चलिए, और जो हम पढ़ाई करेंगे तो वो हमारा दिमाग में बोर्ड एग्ज़ाम ना रह के कुछ सीखने के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपका दोनों काम हो जाएगा। बताइए, पढ़ाई कीजिएगा तो जो भी पढ़ाई कीजिएगा वही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हमको दोनों को ध्यान में रखना है। तो ज़्यादा नहीं जानते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि बायोलॉजी यानी कि साइंस जो है उसमें 3 पार्ट में बांट दिया गया। साइंस को कितने भाग में बांट दिया गया? 3 भाग में। कौन कौन? एक हो गया फिजिक्स, एक हो गया केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो जानते हैं किस मतलब तीनों है उससे 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि 3 आपको बुक पढ़ना है, उससे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे? यानी कि आपको 100 अंक के। तो उसमें किस बुक से कितने प्रश्न आते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो आपके बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से आपके कितने 27 अंक के प्रश्न आते हैं, टोटल मिला के कितने 27 अंक के। उसी प्रकार केमिस्ट्री से यानी कि रसायन शास्त्र से आपके 26 यानी कि 26 अंक के प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाता है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से आपके 27 अंक के प्रश्न आते हैं। तो मतलब तीनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तीनों को ऐड कीजिएगा तो 80 अंक आ जाएगा, यानी कि 80। तब भी हमारा 100 अंक नहीं पूर रहा है, तीनों को हम जोड़ दे रहे हैं तब भी। तो 20 अंक कहाँ से पूछे जाते हैं? 20 अंक आपके प्रैक्टिकल से पूछे जाते हैं, यानी कि आपका वाइवा लिया जाता है। जब क्लास 10th में जब आप स्कूल जाते हैं तो उसमें आपके जो गुरुजी होते हैं यानी टीचर होते हैं वे आपसे प्रश्न करते हैं, यानी कि वाइवा कुछ सवाल पूछते हैं आमने सामने और आपको उत्तर देना होता है। और कुछ स्कूल में ऐसा भी होता है कि बिहेवियर बढ़िया हो तो वो जो टीचर होते हैं गुरुजी वो
अपने मन से आपको अंक दे देते हैं, यानी कि समझते हैं कि अब बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको अंक दे दिया जाता है। समझ के आपके 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बायोलॉजी का वेटेज कितना रहने वाला? 26, यानी कि 27 रहने वाला। केमिस्ट्री का 26 और फिजिक्स का 27। कितना चीज़ आप समझ गए। अब हम जानते हैं बुक के बारे में कि जब आप नए क्लास में आए होंगे तो आपको पता नहीं होगा कि बुक कौन सा होता है, बिहार बोर्ड में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। या सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए नहीं, आप जिस भी यानी कि जिस भी बोर्ड में है, या मान लीजिए इसको एनसीईआरटी सब जगह तो लागू हो गया। एक बिहारी बोर्ड है जिसमें एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन मैथ का जो बुक है वो एनसीईआरटी ही है, ठीक ना। तो चलिए जानते हैं तो बुक के बारे में। बुक आपको बायोलॉजी का लेना है, 2 बुक ले सकते हैं। एक तो आप बिहार बोर्ड द्वारा, और दूसरा हम आपको रिकमेंड करते हैं हाई स्कूल का सुगम भारतीय भवन होता है, उसका आप बुक ले लीजिए। इसमें क्या होता है, हर एक पॉइंट को डिफाइन किया जाता है, यानी कि एक सुव्यवस्थित तरीका से बताया जाता है। तो हम जो आपको पढ़ाएंगे वो किससे हम अध्ययन कराएंगे, यानी कि सिखाएंगे आपको, वो होगा जीव विज्ञान। देख सकते हैं ये जीव विज्ञान क्लास 10 का बुक है। इसी से हमने जितने भी चैप्टर के नाम लिखे हैं इसी से। चलिए हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं ये बुक है। इसका प्राइस बता देते हैं लगभग कितना है, 155, यानी कि 155, लेकिन आपको कम करके 120 या 15-20 तक में दे सकते हैं, ठीक ना। दुकानदार जाइएगा, आप बोलिएगा कि जीव विज्ञान का बुक चाहिए क्लास 10 के लिए, ठीक ना। चलो इतना बात क्लियर हो गया। तब अब हम जानते हैं कि बुक भी देख लिए, सिलेबस भी समझ लिए, यानी कि सिलेबस और समझते हैं पैटर्न, यानी कि एग्जाम पैटर्न समझ लिए किस प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं चैप्टर के नाम कि इस कितने चैप्टर है, उन चैप्टरों में हमें अध्ययन क्या करना होगा। तो आपको हम शुरुआत में ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, हम मतलब जो चैप्टर का हाईलाइट दिया हुआ है उसमें से आपको थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम पोषण। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, जैव प्रक्रम पोषण। आप समझिए पोषण क्या होता है। पोषण होता है जो भी हम भोजन करते हैं, अब जो भी भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में लगते हैं, जिससे क्या होता है, एनर्जी हमें मिलता है, हम जिससे चलते हैं फिरते हैं, यानी कि काम वर्क हम कर पाते हैं। तो इसी पोषण के बारे में जानेंगे कि जो भी खाना जाता है हमारे शरीर के अंदर वो कैसे, यानी कि पाचनों के बारे में भी समझेंगे कि वो कैसे पचता है खाना, और वेस्ट के रूप में कैसे बाहर निकलता है, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम फर्स्ट में जानेंगे कि पोषण। पौधों के बारे में जानेंगे, सजीव पौधे और निर्जीव के बारे में भी इनमें जानेंगे। और मेन पॉइंट है इस चैप्टर का प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के 4 कारक होते हैं। जैसे पौधा अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, तो पौधा अपना भोजन 4 कारक से बनाते हैं। फर्स्ट कारक आप ले लीजिए सूर्य का प्रकाश, यानी कि सन ऑफ लाइट। इसके बाद दूसरा जल, यानी कि वाटर। और थर्ड में आप ले लीजिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है। अपना सब क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उसके विपरीत जो पौधे होते हैं वे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मतलब कि लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, यानी कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर वे छोड़ते हैं, समझ गए। और रात में उसके विपरीत जैसे हम सब करते हैं उसी प्रकार से पेड़ पौधा भी रात में करते हैं। इतना बात आप समझ गए। और इसके 4 कारक बताए थे, और लास्ट में चौथा कारक हो गया खनिज लवण। तो कौन कौन सा हुआ, सूर्य का प्रकाश, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और खनिज लवण। खनिज लवण जो धरती के अंदर से वे पोषक तत्व लेते हैं, जैसे कि विटामिन पढ़ाए थे, प्रोटीन समझाए थे आपको, उसी प्रकार से ये सब तत्व होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व। अब इसमें हम पोषण के बारे में जानेंगे कि जैसे कि मृतजीवी पोषण, वे जो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे या 7th में पढ़े लिए होंगे। चलिए इतना बात आप समझ गए कि फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। अब हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर के बाद है शोषण, यानी कि जो भी भोजन आप जाता है उसका शोषण करते, यानी कि सांस लेते। कोई भी व्यक्ति जीवित कब तक रह सकता है, जब तक कि हम सांस ले। जब हम सांस रोक ले तो क्या होता है, हमारा शरीर फूलने लगता है और 1 मिनट से ज़्यादा सांस नहीं रोक सकते। वैसे आपको करके देखना नहीं है, ठीक ना। चलिए तो शोषण
और इसमें शोषण का एक और भी महत्व है। जो भी हम खाना खाते हैं, यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं उसमें शोषण का योगदान यह होता है कि वो खाना को तोड़ता है, यानी कि समझिए कि खाने जो पचाने में मदद करता है शोषण। तो सब शोषण समझ लिए। और शोषण हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इतना सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए। इसके बाद हम परिवहन होता है। जो भी खाना खाए हैं, अब खाना से क्या होता है, ब्लड बनता है, क्या होता है, खून बनता है। खून जो होता है पूरे शरीर में पहुँचा, जो परिवहन का कार्य होता है। परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना, इंग्लिश में इसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं, वह परिवहन। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जानेंगे कि परिवहन क्या होता है। जाइलम और फ्लोएम इस चैप्टर का मेन पॉइंट है। इस चैप्टर का क्या है, जाइलम और फ्लोएम। समझ गए। चलिए अब हम फोर्थ चैप्टर उत्सर्जन के बारे में जानते हैं। अब हमारा शरीर में यानी कि समझिए कि सब चीज़ हो गया, हमने खाना खाया, वो पाचन भी हो गया, शोषण के द्वारा पाचन भी हो गया, इसके बाद परिवहन भी हमारे शरीर में पहुंचा भी दिया। अब वे वेस्ट पदार्थ यानी कि खराब पदार्थ बच जाते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते, यानी कि उसका जूस मतलब कि चूस के पूरा चीज़ निकाल के मटेरियल निकाल लिया जाता है। और उसके बाद जैसे कि अंगूर को जब आप अथी देते हैं या अनार को देते हैं तो जो रस होता है वो चूस के मतलब निकल जाते हैं, और जो वेस्ट पदार्थ यानी कि ब्लैक और वाइट रहते हैं उसको हम निकाल देते हैं। वही उत्सर्जन होता है जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इंग्लिश के बारे में हम और अधिक डिटेल से पढ़ेंगे। समझ चलिए। अब है पांचवा चैप्टर नियंत्रण एवं संयम। नियंत्रण क्या होता है, कोई भी चीज़ का नियंत्रण। ये नियंत्रण से आप समझ सकते हैं यानी कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो याददाश्त रखने के लिए महत्वपूर्ण रखता है। यानी कि कोई भी जो हम पढ़ते हैं, यानी अभी आज हम पढ़े हैं, जो भी समझे हैं कि कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कौन से, तो ये सब क्या कौन रखते हैं, यानी कि कौन इसको नियंत्रित करके रखते हैं हमारे माइंड को, उसके बारे में समझेंगे। समनियम मतलब एक साथ मेल मिलाव करके। समनियम मतलब क्या होता है, एक साथ मेल मिलाव, यानी कि इसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से हार्मोन से क्या होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, तो उसमें भी एक हार्मोन होता है। उन्हीं हार्मोनों के बारे में हम इसमें जब पढ़ेंगे उसको डिटेल से हम अध्ययन करेंगे, ठीक ना। चलिए इसके बाद होता है जनन। जनन क्या होता है, जनन होता है कि देखिए एक पौधा से कई पौधा निकल गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनन। जैसे हम है और हमारे जैसे हमारे मतलब कि एक जीव जैसा मतलब निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनन करते हैं। यानी कि हमारे जैसा, यानी कि हमारा मतलब सेम टू सेम नहीं होगा लेकिन हमारे जैसा ही होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनन करते हैं। जिसमें जीव अपने जैसे संतति को जन्म देता है, यानी कि जीव जनन क्या है, वो प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतति को जन्म देता है, ठीक ना, उसको हम जनन कहते हैं। तो जनन में इसमें डिटेल से जानेंगे। इसमें हम मानव के बारे में खासकर जानेंगे, पौधे के बारे में भी जानेंगे और मानव के बारे में भी जानेंगे कि मानव जनन करने के लिए क्या क्या सहायक है, उन सब के बारे में, ठीक। चलिए अब छठा चैप्टर भी आप समझ गए। अब सातवां आता है आनुवांशिकता तथा जैव विकास। आनुवंशिकता और जैव विकास क्या होता है, सबसे पहले जैव विकास के बारे में समझते हैं, इसके बाद आपको हम आनुवांशिकता के बारे में बताते हैं। जैव विकास क्या होता है, जैव विकास आप समझिए कि देखिए पहले जो मानव थे, पहले हमारे दादा परदादा जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे चलते थे, बंदर की तरह चलते थे। और इसके बाद क्या हुआ, इसका धीरे धीरे विकास हो गया और हम क्या अब सीधे चलने लगे हैं और घर में रहने लगे हैं, मतलब अपने से खाना पकाना, हम खाना बनाते नहीं जबकि हम क्या करते हैं, खाना पकाना सीख लिए हैं, यानी कि खेती करना सीख लिए। इन्हीं का क्या हुआ, विकास हुआ। आनुवांशिकता क्या होगा, आनुवांशिकता गुण होता है। आनुवांशिकता क्या है, गुण, यानी कि जो आपके पिताजी के लक्षण होंगे वही लक्षण आप में भी आते हैं, जो आपके माता के लक्षण होंगे वे भी आएंगे, जैसे कि आपके नाना नानी यानी दादा दादी के जो लक्षण होते हैं ना, यानी कि गुण जो कहते हैं वो हमारे शरीर में आते हैं, यानी कि मैच करते हैं। समझ गए। चलिए इसके बाद है हमारा पर्यावरण। अब हम सबसे लास्ट चैप्टर आठवां है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में, यानी कि हम जहाँ रहते हैं
वही क्या है, पर्यावरण कहते हैं, उसको हम वासस्थान भी कहते हैं, पर्यावरण। तो प्राकृतिक द्वारा जो बनाया गया है वो क्या है, पर्यावरण। उसके हमारा पर्यावरण के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। अध्ययन क्या करेंगे कि हम अपने पर्यावरण को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, और क्या अभी हम पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक तत्व मतलब करते हैं। जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखना, उदाहरण से समझिए, जो होता है बहुत सारे मतलब प्लास्टिक होते हैं, वो जला कर हम मतलब कि जो उससे धुआं निकलता है वो हमारे पर्यावरण के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। ठीक ना, तो समझिए पर्यावरण के बारे में। और नमा चैप्टर है पारियोगिकी, यानी कि जो भी अध्ययन किया उसका एक बार हम प्रयोग करके देखेंगे। पारियोगिकी मतलब क्या होगा, प्रयोग करके जानेंगे क्या सच में हो रहा है, तो आप उसके बारे में जानेंगे। तो टोटल हमने 9 चैप्टर के बारे में अध्ययन किया। कितने चैप्टर के बारे में, 9 चैप्टर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जैव प्रक्रिया, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, संयोग, जनन, आनुवंशिकता, जैव विकास, हमारा पर्यावरण और प्रयोग। समझ गए, इन चैप्टरों का हम अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में और भी कुछ जाने इससे पहले आपको बता दें कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, क्योंकि जो 1 से 8 9 क्लास में आए उसमें आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होता था, यानी कि स्कूल में जो एग्ज़ाम होता था आप कम भी नंबर लाते थे तो आपको हो जाता था। इसमें क्या होगा, जब आप फेल करिएगा तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया क्यों ना आप बढ़िया से पढ़ाई करें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। कई लोग बोलते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। तो बता दें आपको, इसके लिए भी बता दें कि बिजनेस करने के लिए भी क्या दिमाग की ज़रूरत होती है, और जो पढ़ाई होता है वो हमारा समझदारी का विकास करता है। ठीक ना, तो आशा करते हैं आज ज़्यादा कुछ हम आपको बताए नहीं है, सिर्फ हम आज समझाए हैं कि जो बायोलॉजी होते हैं, जीव विज्ञान होते हैं, उसमें कितने चैप्टर होते हैं और कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, और चैप्टर की कुछ हम संकेत बता दिए हैं कि उसमें पढ़ना क्या है। जब हम उसमें पढ़ाई करेंगे तब हम डिटेल से जानेंगे कि जो हमारे चैप्टर किस प्रकार हमारे लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जैव प्रक्रिया क्वेश्चन के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।